हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैक्षिक परिदृश्य के बारे में। हमने जो हाल में 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है वो है एक नवाचार से रिलेटेड है और दूसरा है शिक्षण जो भी संस्थान है उनसे रिलेटेड। देखिए, अगर आपने जो पिछले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वह वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें भी मैंने PYQ से रिलेटेड जो उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी PYQs आए हुए हैं उन प्रश्नों को मैंने PYQ के साथ साथ एक्सप्लेन और पूरा एकदम थ्योरी कंसेप्ट के साथ समझाया गया है। तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। वीडियो छोटी छोटी सी है, 25 से 30 मिनट की है। अगर आप 25 से 30 मिनट में डेली थोड़ा सा थोड़ा टाइम देके एक एक दो नंबर भी अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जो भी प्रश्न आने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक में 7 से 8 प्रश्न आएंगे जो ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियोस मैं नहीं बना रहा हूँ, 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की नहीं बना रहा हूँ, मात्र 25 से 30 मिनट की वीडियोस बना रहा हूँ। वह भी आप अपने रिवीजन के तौर पर 2 की स्पीड या 1.5 करके, ठीक है, 1.5 करके आराम से देख सकते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्रश्न भी सारे कवर हो जाएंगे। इनसे रिलेटेड और भी आपको लगता है कि हाँ सर, मेरी इस फील्ड में या फिर इस टॉपिक में थोड़ा सा मुझे कमी महसूस हो रही है या फिर मुझे और भी प्रश्न करने के लिए थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली क्विज के रूप में या फिर पोल के रूप में आपको नए नए टाइप्स के या फिर जो संभावित प्रश्न हैं वह भी हमें तैयार करते हैं और आपको देखने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ से आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर टेलीग्राम जो भी हमारे चैनल्स है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो है शैक्षिक परिदृश्य और टॉपिक है आज हमारा बाल कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, बाल कल्याणकारी योजनाएं क्या होती है? जो भी कल्याणकारी योजनाएं जो शिक्षा से संबंधित होती है या फिर जो विद्यालय से और विद्यार्थी जीवन से जुड़ी होती है, वह कौन कौन से ऐसे नवाचार है या फिर ऐसे कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अभी संचालित है या जो पहले संचालित की जा चुकी है। उन प्रश्नों को आज हम PYQ फॉर्मेट में और MCQ फॉर्मेट में समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे हमारे साथ और बने रहने के लिए, जो कि क्लास डेली आती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें प्रश्न देखने को मिलता है, जिला स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी होती है। देखिए, जिला स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण के लिए कौन सी नोडल एजेंसी होती है? SCERT, DIET, डाइट, SSS या फिर समसा। ठीक है, चलिए, जिला स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी कौन सी होती है? तो SCERT है या फिर डाइट है या फिर SS है या फिर समसा। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए, तब तक मैं आपको SCERT के बारे में बताता हूँ। हालांकि SCERT को मैंने जो इससे पहले शैक्षणिक संस्थान थी उसमें SCERT उदयपुर को एकदम एक्सप्लेन करके समझाया है, फिर भी आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट भी है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं SCERT के बारे में। SCERT है जो कि NCERT की तर्ज पर बनाया गया। ठीक है, NCERT, देखिए NCERT की तर्ज पर बनाया गया। तो NCERT की गठन कब किया गया था? 1961 में, और इसी की तर्ज पर 1963 में क्या बनाया गया था? राजस्थान में SIE। ठीक है, SIE का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। देखिए क्या बनाया गया था? SIE। इसके बाद NCERT के आधार पर राजस्थान में इसी का नाम क्या कर दिया गया था? SCERT। तो SCERT की स्थापना कब हुई थी? SCERT की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 11 नवंबर 1978। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन आप अगर शब्दों को ध्यान से पकड़ लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए SCERT की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1978 को। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा वर्तमान में जो SCERT का नाम है वह क्या है? RSCERT। यही आपको देखने को मिलता है RSCERT, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर में। और
याद रखिएगा, SCERT से RSCERT नाम कब परिवर्तन किया गया, तो बिल्कुल आपको याद रखना है SCERT से RSCERT नाम कब परिवर्तन किया गया, तो 14 अगस्त 2018 को। याद रखिएगा, SCERT से RSCERT कब किया गया, 14 अगस्त 2018 को। हमारा जो प्रश्न था जिला स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी कौन सी होती है, तो इसी के आधार पर हम पहले SCERT का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। SCERT हालांकि मैंने पिछले वीडियो में शिक्षण संस्थान जो भी मैंने पढ़ाए हैं उनमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करके समझाया था, फिर भी मैंने एक बार के लिए आपका एक रिवीजन हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने SCERT की भी विवेचना कर दी है। देखिए, SCERT आपको पता ही होगा कि इसमें SCERT में कितने होते हैं, तो 6 विभाग होते हैं, जिसमें से जो चौथा विभाग है कौन सा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, चौथा जो विभाग है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जो कि कहाँ पर है, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं डाइट की ओर, थोड़ा सा डाइट को एक्सप्लेन कर देते कि डाइट क्या है। देखिए, जिला स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है उसका सही आंसर डाइट ही होगा। डाइट के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि डाइट क्या है। तो इसको बनाया गया था, डाइट का पहले एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हिंदी में अगर समझे तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसको किस आधार पर लाया गया था, तो मैं बात करता हूँ 1986 की जो शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी, 1986 वाली। ठीक है, इस आधार पर एक योजना बनाई गई थी, नाम क्या था, अध्यापक शिक्षा पुनर्गठन एवं पुनर्संरचना योजना 1987। किस आधार पर लाई गई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर, और योजना कब बनाई गई थी, 1987 में। याद रखिएगा, बिल्कुल कंसेप्ट को एक बार आप दिमाग में फिट कर दीजिएगा, और जहाँ लगे आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। कंसेप्ट जहाँ पे भी लगे कि हाँ यहाँ से मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, तो आप अपनी कॉपी में लाइन टू लाइन वह चीज़ें लिखते रहिएगा, ताकि अगर आप फिर से रिवीजन करें तो फिर से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप उन कॉपी के माध्यम से या फिर जहाँ पे आपने नोट किया वहाँ से आप पुनः उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए इसकी बात करता हूँ मैं। जो डाइट है वो वर्तमान में राजस्थान में 33 जिलों में स्थापित है, और इसका नाम एक अलग और है, इसका उपनाम दिया गया है लाइट हाउस। क्या नाम दिया हुआ है, लाइट हाउस। किसके द्वारा दिया गया है, तो मैं बता देता हूँ आपको, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा इसे लाइट हाउस की संज्ञा दी गई है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि लाइट हाउस इसका नाम क्यों दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कार्य क्या होता है, शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण देना भी होता है। प्रशिक्षण किनको देते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रशिक्षण होता है 2 जगह पे, एक तो देते हैं प्रशिक्षण पूर्व में देते हैं, ठीक है, और एक देते हैं सेवारत वालों को। किनको देते हैं, एक तो पूर्व में और सेवारत वालों को। पूर्व में प्रशिक्षण किनको देते हैं, जो भी प्राथमिक जो टीचर्स होते हैं और उच्च प्राथमिक टीचर्स होते हैं, मतलब 1 से 5 वाले और 8 तक, इनको प्रशिक्षण कब देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, सेवा से पूर्व इन्हें प्रशिक्षण देते हैं। वही होती है, आप समझिए इनको कहना क्या चाहते हैं कि लाइट हाउस में प्रशिक्षण दिया जाता है 1 से 5। अब भाई आप टीचर बनने वाले हैं, तो डाइट में किनको प्रशिक्षण देते हैं, 1 से 5वीं की जो टीचर बनने वाले हैं या फिर 1 से 8वीं की जो टीचर बनने वाले हैं, उनको आप आपने DLED कर रखी है, तो आपको पता होगा कि आपने इंटर्नशिप करी थी। देखिए, आपने इंटर्नशिप की होगी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, ठीक है, तो उन्हें प्रशिक्षण, एक तरह से प्रशिक्षण ही हुआ। आपको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस प्रकार से उनके लिए रूपरेखा तैयार की जाए, किस प्रकार से लेसन तैयार किया जाए। आप जो अपने लेसन तैयार करते थे ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, केवल उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो सेवा से पूर्व प्रशिक्षण की जो देते हैं जो शिक्षक होते हैं 1 से 8 तक के लिए। और याद रखिएगा, ये साथ साथ सेवा से पूर्व भी प्रशिक्षण देते हैं और सेवारत जो होते हैं उन्हें भी प्रशिक्षण देते हैं। किनको देते हैं, सेवारत। सेवारत कौन कौन होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्राथमिक शिक्षा के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, कौन होते हैं, प्राथमिक शिक्षा के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, उन्हें सेवा के साथ साथ प्रशिक्षण भी देते हैं। तो जिला स्तर पर जो शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्य होता है, उसका नोडल एजेंसी किसे बनाई गई है, डाइट को बनाई गई है, और इसका सही आंसर डाइट होगा। हमने SCERT और डाइट को एकदम एक्सप्लेन के साथ समझ लिया है। SSA और समसा
को मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। रीज़न ये है कि इसके बारे में हमने आगे प्रश्न बनाए हैं। प्रश्न के साथ साथ आप इनकी थ्योरी और कंसेप्ट को समझते हैं तो जल्दी ज़्यादा से समझ आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो अब देखते हैं सेकंड प्रश्न, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हम निपुण भारत उद्देश्य के जानने से पहले हम जान लेते हैं कि निपुण भारत मिशन है क्या। ठीक है, अगर इसके बारे में आप एक्सप्लेन से समझ लेते हैं तो निपुण भारत मिशन का उद्देश्य भी आपको समझ आ जाएगा। चलिए तो एक बार के लिए आप इनके जो ऑप्शन में दिए गए हैं ऑप्शन को समझते हैं कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। इस आधार पर हम इसका जो सही आंसर है वो तो निकाल ही देंगे, लेकिन निपुण भारत मिशन को एक्सप्लेन के साथ समझना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि निपुण भारत मिशन नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके अंतर्गत बनाया गया है। तो संभावित है कि यह प्रश्न आ सकता है निपुण भारत मिशन का, याद रखिएगा। और यह नवीन नवाचार से रिलेटेड भी है जो कि करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है। बच्चों के खेल कौशल में सुधार करना, ब ऑप्शन दे रखा है बच्चों की दक्षता में एवं सीखने के कौशल में सुधार करना, स ऑप्शन दे रखा है बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, और द ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। चलिए एनईपी के बारे में 2020 के अंतर्गत एक उद्देश्य से निपुण भारत मिशन की स्थापना की गई थी। तो निपुण भारत मिशन का पूरा नाम एक बार के लिए देख लेते हैं। निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या होता है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। निपुण भारत मिशन का पूरा नाम होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। देखिए तो इसका जो नोडल एजेंसी किसको बनाई गई थी, निपुण भारत मिशन की नोडल एजेंसी बनाई गई थी शिक्षा मंत्रालय, जिसमें आता है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। इस शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को इसकी क्या बनाई गई थी, नोडल एजेंसी। और इसकी स्थापना या फिर बोलते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 5 जुलाई 2021 को। ठीक है, कब हुई थी? 5 जुलाई 2021 को। समझ सकते हैं एनईपी 2020 के अंतर्गत आता है, तो आपके यह प्रश्न बनने की संभावना रहती है, क्योंकि ये एक नवाचार के अंदर भी आ गया। नवाचार अगर नहीं समझे तो इसके अलावा ये जो एक समसामयिक घटना होती है करंट के अंदर भी आ सकता है। देखिए इसका जो उद्देश्य था उसका यह था कि 2021 से लेकर 2026-27 तक, ठीक है, 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे में पढ़ने लिखने के साथ साथ अंक गणित को सीखने की भी क्षमता प्रदान की जाए और उनके अंदर संख्यात्मक ज्ञान की विकास, क्षमता ज्ञान के साथ साथ बच्चों की दक्षता और सीखने में कौशल किया जाए, उनमें सुधार किया जाए, उनमें विकास किया जाए, जो आप कहना चाहें। और इसके साथ साथ उम्र जो इसमें ली गई है तो 3 से 9 वर्ष, ठीक है, 3 से 9 वर्ष के बच्चों में संख्यात्मक ज्ञान की वृद्धि करना। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एक योजना भी चलाई गई थी, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। ठीक है, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, जिसे हम अगर आप प्रश्नों में देखेंगे तो FLN नाम से दिखेगा। ठीक है, FLN नाम का नाम क्या, इसका पूरा नाम क्या होता है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें डायरेक्ट पहली बारी में तो याद नहीं होते, लेकिन हर चीज़ को एक आप जितनी बार उसको शब्द को उच्चारण सही ढंग से करोगे आपका दिमाग में कंसेप्ट याद हो जाएगा। कंसेप्ट याद होने के साथ साथ आप जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, PYQ की हो गई या फिर MCQ की हो गई, प्रैक्टिस चाहे कहीं से भी कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये समझ आ जाएगा FLN का पूरा नाम क्या होता है, तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। कुछ नेम याद होने में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। चलिए, निपुण भारत मिशन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 2021 को। किसके अंतर्गत हुई थी? NEP जो 2020 है, ठीक है, NEP 2020 के अंतर्गत हुई थी। और इसकी जो उद्देश्य था 2026-27 तक 3 से 9 वर्ष के बालक है उनके अंदर, 3 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के अंदर पढ़ने लिखने के साथ साथ, पढ़ने लिखना तो आना ही चाहिए, इसके साथ साथ अंक गणित में सीखने की क्षमता प्रदान करना, उनमें दक्षता लाना और उनकी कौशल में सुधार करना।
तो आपको आंसर पता लग गया होगा। इसका सही आंसर होता है ब, बच्चों की दक्षता एवं सीखने के कौशल में सुधार करना। आपको आंसर दिख गया होगा। चलिए, इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा जरूरी था हमारे लिए। प्रश्न जरूरी है, उससे ज़्यादा हमारे किसी भी प्रश्न को किस प्रकार से हैंडल किया जाए और उनका सही आंसर कैसे निकाला जाए वह ज़्यादा जरूरी है। उनकी कंसेप्ट चीज़ों को समझना भी जरूरी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछता है कि बालिका शिक्षा बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी। देखिए, ये प्रश्न तो हालांकि मैंने जो पिछले वीडियोस थी शैक्षिक नवाचार, ठीक है, नवाचार वाली जो वीडियो है, मोस्टली प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो नवाचार से रिलेटेड है, या फिर अगर आप शैक्षणिक संस्थाएं पढ़ते हैं तो शैक्षणिक संस्थान में ये होता है कि उनमें कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, उनका कब स्थापना की गई थी, कब गठन किया गया था, उनके कितने मेंबर्स है, सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। पिछले अगर वीडियोज आप देखोगे तो उनके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि मेरा कर्तव्य बनता है कि जो बाल कल्याणकारी योजना के अंतर्गत आता है उन्हें एक नए वीडियोस के माध्यम से समझाया जाए। तो इसी के ध्यान में रखते हुए जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है यह एक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत ही आएगा, तो इसको भी समझना ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है, समझते हैं, और ऑप्शन में देखने को मिलता है 1997, 1996 या फिर 1995 या फिर 1998। देखिए, समझते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो जयपुर में। और कब स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा 30 मार्च को। अब सन में बताऊंगा आपको 1995। देखिए, 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा इसका सही आंसर तो ये होगा। और कहाँ की गई थी, तो जयपुर में की गई थी। इसके जो शासी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन में जो शासी परिषद होता है, शासी परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होते हैं, सीएम। कौन होता है, मुख्यमंत्री। देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 30 मार्च 1995 को की गई थी। और याद रखिएगा स्थापना कहाँ की गई थी, तो जयपुर में की गई थी। चलिए तो देखते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन से इनका उद्देश्य क्या रहा होगा और इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य रहा। तो मैं बात करता हूँ, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ क्या था, तो बालिका शिक्षा में 100% नामांकन को बढ़ावा देना, ठीक है, नामांकन 100% करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा को बच्चों को स्कूल से जोड़ना, कनेक्ट करना, चाहे वह स्कूल हो या फिर स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनको आंगनबाड़ी से जोड़ना भी होता है, ठीक है। तो इनको स्कूल के साथ साथ कनेक्ट करना शिक्षा के क्षेत्र से, ठीक है। इनके साथ साथ अगर शिक्षा के क्षेत्र से तो जुड़ गए, लेकिन इनका ऐसा होता है कि कुछ समय बाद कुछ एडमिशन छूट जाते हैं या फिर निकलने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें थोड़ा सा बोरिंग सा फील होता है, तो उनके ठहराव को सुनिश्चित करना। तो इसके लिए क्या हुआ कि आर्थिक दृष्टि से जो निर्धन परिवार थे उनके जो प्रतिभावान बालिकाएं थी, प्रतिभावान जो भी बालिकाएं होती है, टॉपर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। केवल उनको सुनिश्चित नहीं किया गया, ऐसा नहीं कि केवल आप एडमिशन कीजिए, सुनिश्चित कीजिए, और नवाचार के साथ साथ इनको तकनीकी ज्ञान के लिए और उनके जो उच्च शिक्षा थी उसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई थी। याद रखिएगा, मैंने पूरा कंसेप्ट एकदम डिटेल से समझाया है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन को स्थापना के साथ साथ 30 मार्च 1995 को हुई थी। इसका शासी परिषद होता है, सीएम होता है, और इसके मैंने उद्देश्य भी समझा दिए हैं। आप मोटे मोटे तौर पर याद रख सकते हैं कि बालिका शिक्षा में बढ़ावा देना, उनके 100% नामांकन करना, साथ ही उनके जो ठहराव है उसको सुनिश्चित करना और प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे सामने, बालिका शिक्षा फाउंडेशन शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। इसका मैं आंसर बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि जस्ट इससे पहले ही मैंने बता दिया है। आप इसका कमेंट करके बताइए कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन को मैंने पूरा एक्सप्लेन के साथ उद्देश्य बता दिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ की गई थी, इसका क्या उद्देश्य होता है, और इसका जो शासी परिषद का अध्यक्ष होता है वह भी मैंने समझा दिया है। तो आप इसका सही आंसर बता दीजिए। चलिए, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है,
प्रश्न में ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, राज्यपाल, मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हेतु प्रति विद्यार्थी कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए, तो इसमें जो सबसे पहले जो राशि दी जाती थी वह मात्र 200 रुपये दी जाती थी। कितने? 2 ड्रेस के लिए। ठीक है, कितने के लिए? 200 रुपये दी जाती थी 2 ड्रेस के लिए। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म फैब्रिक योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म फैब्रिक योजना, देखिए पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ टॉपिक है तो आप समझ आ जाएगा, और फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन से समझा दिया है। मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म फैब्रिक योजना है, इसके अंतर्गत पहले तो कितने दिए जाते थे? 200 रुपये, लेकिन 27 मार्च 2025 से कितने दिए जा रहे हैं? याद रखिएगा, 800 रुपये दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं? 800 रुपये। प्रश्न के अनुसार अ ऑप्शन देखने को मिलता है 150 रुपये, ब ऑप्शन मिलता है 800 रुपये, 250 रुपये या फिर 300 रुपये। अगर ऑप्शन में 200 आता तो एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाते, लेकिन प्रश्न में सीधे ही दे रखा है 800 रुपये, तो सही आंसर इसका क्या होगा? यूनिफॉर्म हेतु प्रति विद्यार्थी कितनी राशि प्रदान की जाती है? 800 रुपये। चलिए, आज के इस सेशन में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। आज का जो टॉपिक था हमारा बाल कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने कवर कर दिए हैं। इससे पहले हमने शैक्षणिक संस्थान और नवाचार से रिलेटेड भी जो अपनी कक्षाएं ली है यूट्यूब के माध्यम से, वह भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ होगी वह शैक्षिक परिदृश्य के बाद जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी हम कवर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमसे इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। चलिए, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी से जल्दी अगली क्लास में। थैंक यू।